हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी विद एस के चक में। हिंदी मीडियम के बच्चों के डिमांड के अनुसार आज बायोलॉजी के चैप्टर क्लास 10 के पोषक यानी कि न्यूट्रिशन चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सही बच्चे ये क्वेश्चन ज़रूर देखें और ये कहना चाहेंगे इनको बार बार देखें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ये यूपी एग्ज़ाम में 2016 में आया हुआ है। पोषण को परिभाषित कीजिए तथा मृतजीवी और परजीवी पोषण में अंतर बताइए। इसके बारे में मैं आपको बताना है। तो हम देखते हैं, जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को, है ना, पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए, ये देखो लिखा हुआ है ना, जो जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों, जो भोजन है या कोई भी खाद्य पदार्थ जिन्हें खा सकते हैं, उनके द्वारा पोषक तत्वों को जो प्राप्त करने की जो क्रिया है उसे बोलते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं क्या? पोषण बोलते हैं उस क्रिया को। जो भोजन तथा खाद्य पदार्थों से जो पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं, जो हम क्रिया, ये इस क्रिया को बोलते हैं हम क्या? उस क्रिया को बोलते हैं हम पोषण। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए मृतजीवी और परजीवी क्या होते हैं। मृतजीवी कौन होते हैं? आप ये देखिए, मृतजीवी, ये देखो, मृतजीवी जीव मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कि जीवाणु और कवक। जैसे कोई सड़ी गली चीज़ों से अपने न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों को प्राप्त करना, और ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृतजीवी। और परजीवी क्या होते हैं? ये लिखा परजीवी बड़े पोषक पर आश्रित रहते हैं, उन्हें निरंतर पोषक प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल में टीनिया, जोक, अमरबेल। जो क्या होती है, किसी भी जानवर की चिपक जाएगी, वहाँ से उससे खून लेगी यानी कि न्यूट्रिशन लेगी, पोषक तत्व लेगी। अमरबेल किसी दूसरे पेड़ पर रहती है और वो उससे पोषक तत्व प्राप्त करती है। इसी प्रकार जो दूसरे जीव पर जो है आश्रित रहकर भोजन प्राप्त करती है, उसे बोलते हैं परजीवी। और मृतजीवी क्या होते हैं? जो सड़े गले से अपना भोजन प्राप्त करने। उनके एग्जाम्पल में कौन है? उनके एग्जाम्पल में जीवाणु क्या है? जीवाणु और कवक। मृतजीवी के और परजीवी क्या? परजीवी के टीनिया जो अंदर पा जाते हैं, जैसे पटेरा जैसे बोलते हैं, सामान्य भाषा बच्चों के अंदर हो जाते हैं, और अमरबेल। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ, ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। देखिए आप पहले, प्रकाश संश्लेषण अथवा प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखी तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण आपको, यानी कि समीकरण है ना, वो आपको देना है। ये समीकरण रहा, ये हमें आपको बताना है। इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। पहले हम परिभाषा देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। और ये जो है आपका 14 और 13 में आपके पहले क्वेश्चन आ भी चुका है, और देखो 16 में भी आया, ये देखिए आप। ठीक है, इसमें आ चुका है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं और फिर इसकी रासायनिक अपक्रिया के बारे में देखेंगे। आइए चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल को प्रकाशीय ऊर्जा यानी कि सूर्य का प्रकाश व पर्णहरिम क्या होता है? क्लोरोफिल, यानी कि पत्तियों में जो लवक पाया जाता है, जो हरा जो पदार्थ पाया जाता है, उसे बोलते हैं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदलना या ग्लूकोज के रूप में बदलना, इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण।
क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश वह, एक बार फिर देख लें, वह जैव रासायनिक क्रिया है ना जिसमें क्या होगा, आप CO2 यानी कि इसमें क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लांट वाटर लेते हैं, और क्या लेते हैं, और वो लेते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और पर्णहरिम यानी कि ये क्या होना चाहिए, पर्णहरिम होनी चाहिए यानी कि क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, इसकी उपस्थिति में जो चीज उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, ये क्रिया पूरी कहलाएगी, ये प्रकाश संश्लेषण कहलाएगी। और ये रहा आपका उसका जो सूत्र बताया था वो आपका ये रहा इंपॉर्टेंट सूत्र। कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया, और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, और पर्णहरिम यानी पर्णहरिम पत्तियों में होगा, फिर बनेगा ग्लूकोज C6H12O6, और जल और ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ठीक है, ये देखो ऑक्सीजन दे दी गई है, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बहुत ध्यान से देखिए। ये आ गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है, पाचन क्रिया भौतिक क्रिया अथवा रासायनिक क्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में पूछ चुका है। इंपॉर्टेंट का थोड़ा सा घुमाने वाला है, इसलिए इसके बारे में हम बात करेंगे कि पाचन क्रिया जो है वो भौतिक क्रिया है या रासायनिक क्रिया। एक्चुअली होती दोनों ही हैं। क्या है, दोनों ही क्रिया इसमें होती हैं पाचन क्रिया में। ठीक है, लेकिन थोड़े समय के लिए आप देखते हैं, हम अभी बात करेंगे। ये देखिए आप, पाचन क्रिया भौतिक क्रिया है अथवा रासायनिक क्रिया। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। पाचन क्रिया मुख्यतः एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, ये कन्फर्म हुआ। इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ ही साथ कुछ भौतिक क्रियाएं भी होती हैं, संपन्न होती हैं। अच्छा, भौतिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जैसे हमने रोटी को तोड़ा, खाना को जो हम खाए, मान लो जो भी चीज़ खा रहे हैं, और उसको मैंने दांत से चबाया। जब तक उसको हम चबा रहे हैं तब तक वो क्या है, वो तो क्या है, वो एक भौतिक क्रिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि बदल रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तब तो वो हो गई भौतिक क्रिया। भौतिक क्रिया क्या होती है, जिनका केमिकल यानी कि रासायनिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई नई चीज़ नहीं बनती भाई रहेगी। मान लो आपने रोटी के टुकड़े छोटे छोटे कर दिए, तो रहेगी तो रोटी ही, कोई और चीज़ तो बन नहीं जाएगी, तब तक तो वो रहेगी भौतिक क्रिया। ठीक है, आप इसमें देखते हैं पाचन क्रिया मुक्त रासायनिक हो गया। अब देखो यांत्रिक या भौतिक पाचन। भौतिक पाचन में क्या है, देखिए आप ना, दोनों ही होते हैं ना, तो इसमें आप देखते भौतिक पाचन क्या है। भौतिक पाचन, इसमें भोजन को चबाना है ना, भोजन को चबाना। अमाशय में भोजन को लुगदी बनाना, यानी कि जो चबा के अंदर जाता है अमाशय में लुगदी बनाना। आहार नाल में क्रमांकुचन, यानी कि क्रमांकुचन मतलब होता है उसे ईसोफिगस के द्वारा उसको संकुचित करके नीचे धकेलना, या पेशीय संकुचन। क्या होता है, इसे पेशीय संकुचन बोलते हैं। ठीक है, के कारण भोजन को आगे खिसकाना आदि सम्मिलित होते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो पैप है, ये पैप है अपने मुंह से जा रहा है, ये हमारा मुंह है, मुंह अब जब बन गया इस पैप, तो ये जो मान लो खाना ये है आपका, ये जब खाना है, ये खाना है, तो ये इसको क्या करेगी, दबाएगी, ऐसे करके दबाएगी, ये दबाई तो, और ये खाना क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और ये निरंतर ऐसे ऐसे इसको दबाए, तो ये नीचे की तरफ जो जाना है ना, इसको ये नीचे तरफ जब जाता है, इसको ही बोलते हैं संकुचन क्रिया। क्या बोलते हैं, संकुचन क्रिया, यही संकुचन क्रिया है। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो जब तक ये क्रिया चलती रहती है, खाने को चबाकर छोटा करना या आगे बढ़ाना, ये सब भौतिक क्रिया में आती हैं। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं रासायनिक पाचन। ये क्या है, रासायनिक पाचन, ये होता है रासायनिक पाचन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो होता है, इसमें हम देखते हैं, एक मिनट, हाँ, रासायनिक पाचन, इसके अंतर्गत पाचन ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस है ना, जो पाचन ग्रंथियां उनके स्रावित रस, एंजाइम, जटिल जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों, अघुलनशील भोज्य पदार्थ को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देते हैं, है ना। जो अघुलनशील भोज्य पदार्थ हैं उनको सरल घुलनशील पदार्थों में तोड़ देते हैं। ये तो हुआ रासायनिक पाचन, यानी कि पाचन जो है भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का होता है। आगे आगे चलते हैं, आइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वणक दांतों की संख्या बताइए तथा इसके कार्य बताइए। हमें इनके संख्या, दांतों की संख्या कौन कौन सी वो बताने होंगे और इनके हमें कार्य भी बताने होंगे। 2012 में ये आपका क्वेश्चन आया है। चलो देखते हैं संख्या। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 4 अग्रचर्वणक दांत पाए जाते हैं। इन्हें आप बोल सकते हैं दाढ़ भी बोल सकते हो, यानी कि दो तो पिछली पीछेदार होती हैं, उससे पहले अग्र 4 दांत होते हैं। ठीक है, मान लो ये जबड़ा है आपका, एक मिनट, ये जबड़ा है तो आगे तो दांत होते हैं, ये होते हैं 2, आगे 4 ये इंसीजर होते हैं, फिर यहाँ पर 4 यहाँ 4 यहाँ, यानी 2 यहाँ 2 यहाँ, तो इसी वाले को 4 बोलेंगे। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे, ये वाले दूसरे तरह से दिखा देते हैं हम आपको। 4 यहाँ, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो इनको क्या बोलते हैं, अग्रचर्वणक दांत। क्या बोलते हैं, अग्रचर्वणक। तो कितने होते हैं इनमें, 4 होते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर वाले जबड़े में। ठीक है, दांत पाए जाते हैं। ये भोजन को कुचलने तथा चबाने तथा पीसने में सहायता करते हैं। भोजन को कुचलने, चबाने तथा पीसने में सहायता करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में, मानव में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही 2016 में पूछा गया है। मानव में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो दांत कितने प्रकार के हैं, यहाँ पर 4 प्रकार के दांत दिए गए हैं। आप दांत देख लें। पहला है कृंतक। कौन सा है, कृंतक। आगे वाले ये भोजन को कुतरने का काम करते हैं। आगे वाले जो हमारे दांत होते हैं, पहले ये भोजन कुतरते हैं, मैंने सपड़ी खा रही तो आगे से खोट ली, ये आगे काम करते हैं। एक होता है रदनक, ये नुकीले जो दांत होते हैं। कौन से, नुकीले जो दांत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं, रदनक, उन्हें हम बोलते हैं रदनक। ठीक है, यह भोजन को चीरने या फाड़ने में काम करते हैं। कौन, रदनक। ठीक है, जो नुकीले दांत होते हैं। फिर होते हैं अग्रचर्वणक, हमने बताया ये 4 होते हैं। ये जो दाढ़ होती है उनसे आगे वाले होते हैं, उन्हें बोलते हैं अग्रचर्वणक। और तथा उसके बाद होता है चवर्णक, ये भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करते हैं। तो कृंतक जो आगे वाले होते हैं, जो कुतरने या फाड़ने का काम करते हैं, और रदनक क्या होता है, किसी चीज चीरने या फाड़ने में काम करते हैं। ठीक है, अग्रचर्वणक या चवर्णक ये होती है दाढ़ें, जिन्हें आप दाढ़ बोलते हो सामान्य भाषा में। ठीक है, नाम आप इसी प्रकार से याद करोगे, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत आप लिख के आएंगे। ठीक है, चलें आगे। बहुत अच्छे। और ये है डेंटल फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं डेंटल फार्मूला। ये है, वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र का उल्लेख कीजिए। देखिए आप, ये है वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र का उल्लेख कीजिए, और ये 2018 में ये पूछा भी गया था। ये देखिए आप, ठीक है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बारे में। वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र, ये है इंसीजर, आई मतलब इंसीजर, यानी कि इन्हें बोलते हैं कृंतक। 2 आगे आप देखते हो नुकीले 2 और 2 ऊपर, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे। 1 मिनट, हाँ ठीक है, 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, फिर आगे कैनाइन, 1 ऊपर 1 नीचे, जो नुकीले दांत होते हैं। फिर आगे प्रीमोलर, इन्हें बोलते हैं अग्रचर्वणक, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 हो गए, 4 हो गए। ठीक है, एक तरफ 2 और एक तरफ 2, है ना, इस हिसाब से है। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गई। अब फिर अगर मोलर, 3 ऊपर 3 नीचे, एक तरफ जबड़ेगी, जबड़ा ऐसा होता है, तो इस तरफ की बात कर रहे हैं हम, केवल इस तरफ 2 ऊपर और 2 नीचे, इस तरफ 2 नीचे 2 ऊपर, इस प्रकार से बात कर रहे हैं अलग अलग। ठीक है, हाँ ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये हो गए कृंतक, और ये कृंतक, रदनक और प्रीमोलर, जिसे बोलते हैं हम अग्रचर्वणक, और ये वाले हो गए आपके चवर्णक। ठीक है, इस प्रकार से 8 ऊपर और 8 नीचे, और उसमें कर देंगे हम 2 का गुणा, क्योंकि हमने सबका एक तरफ की स्टडी कर ली।
ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए, हमने सबकी कर ली एक तरफ की स्टडी, हमने दो यहाँ बना दिए, दो ऊपर और दो नीचे के, ठीक है जी, ऊपर वाला ये वाला आप देख रहे हो, तो इस तरफ भी दुगना हो गया, फिर एक यहाँ एक ऊपर एक नीचे, ऊपर अलजबड़ा जो होगा, फिर यहाँ पे मोलर कौन से हमने दिखा दिए, दो नीचे दो ऊपर, ठीक है। इसी प्रकार इसमें का तीन नीचे तीन अगल इस पर, तो अब इनका कर दो, ये पूरा जबड़ा हो गया ना, हो गया, अब इनका कर दो दुगना, मान लो हम यहाँ पे दो कर दें, इस वाले कट करो तो दो, ये अब इसका इधर दुगना करो और ऊपर वाला तो है ही, तो पूरा दुगना करोगे तो नीचे नीचे 8 8 8 16 16 32 होंगे, कि नीचे भी फिर 8 8 8 है, 8 गुने 16 और नीचे 16, कितने 32 दांत हो जाएंगे। आप समझ गए होगे, ठीक है, आप रिपीट करके देख लेंगे, आपको सब समझ में आएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर करेंगे, ठीक है। ये है कृंतक, ये है आपका वो रदनक, और ये है अग्र चबड़क, और ये चबड़क, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, देखो ये दिया भी गया है, लिखा हुई है, ठीक है, वेरी गुड। चलो चलते हैं आगे, इसे डेंटल फार्मूला या बस दंत सूत्र के रूप में आता जरूर है, ठीक है। अब देखें रसांकुर क्या होता है। रसांकुर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेलाई, ये कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसका क्या महत्व है ये भी आपको बताएंगे। अब देखते हैं रसांकुर क्या होते हैं, ठीक है। रसांकुर का प्रमुख कार्य क्या है, बात एक ही है, घुमा घुमा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 2007 में ये पूछा भी गया था। रसांकुर छोटी आंत के शोषांत्र भाग में पाए जाते हैं, ये आंत के अवशोषण तल को अत्यधिक मात्रा में लगभग 10 गुना बढ़ा देते हैं। इस प्रकार ये पचे हुए भोजन के अवयवों के अधिक अवशोषण में सहायता करते हैं। देखिए ऐसा है, हमारी आंत जो होती है वो क्या है, मान लो ऐसी है, गोल गोल है, ऐसी गोल गोल है, ये है, तो इसका क्या करना, हमें क्षेत्रफल बढ़ाना है। तो क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए क्या होता है, अंदर जो ना ये ऐसे करके बन जाती हैं, ऐसे करके ये ऐसे करके बहुत सी ऐसे करके उंगलियों की तरह स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ऐसे कैसे निकले हुए ऐसे करके अंदर। ये क्या करते हैं, अपने अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्या, क्यों कि अवशोषण जब होगा तो वो पूरे होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ सब पर होगा और यहाँ पर भी होगा, तो इस प्रकार से ये अंदर बनी होती, इन्हें बोलते हैं रसांकुर। ये पोषक तत्वों के अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं, और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये छोटी आंत में पाई जाती हैं। बस इतना आप याद कर लो, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, मनुष्य की दो पाचक ग्रंथियों के नाम तथा कार्य लिखिए आप, है ना, ठीक है। 2006 में आया ये। मनुष्य के दो पाचक ग्रंथियों के निम्न हैं, एक है जठर ग्रंथि, ठीक है, या जठर ग्रंथि, कुछ भी कह दो आप, ठीक है, और दूसरी आपकी ग्रंथि है, उसका नाम है अग्नाशिक ग्रंथि। क्या है, अग्नाशिक ग्रंथि। इन दो ग्रंथि के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ये और जठर ग्रंथि क्या, ये अमाशय में स्थित होती, कहाँ होती है, अमाशय में स्थित होती है। इनका कार्य जठर रस स्रावित करता, कौन सा, जठर रस। जठर ग्रंथि जो होती है वो जठर रस क्या होती है, स्रावित करती है, ठीक है। दो ग्रंथियां हमने 5 ग्रंथि देख ली, एक जठर ग्रंथि और अग्नाशय। अब अग्नाशय देखते हैं, इनका कार्य अग्नाशिक रस का तथा हार्मोन इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन स्रावित करता है, ठीक है। ये दो इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन करता है। अग्नाशिक रस एक पूर्ण पाचक है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पूर्ण पाचक है, तो अग्नाशिक रस, देखिए आप यहाँ पर दिया गया है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है। अग्नाशिक रस एक पूर्ण पाचक है, यह गृहिणी में पहुंचकर पाचन में सहायता करता है। अग्नाशिक रस में अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का कार्य कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियमन करना होता है। कौन, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, और एंजाइम्स होते हैं जो ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का कार्य कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियमन करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे, आगे चलें, वेरी गुड।
ये है मानव शरीर में, ये देखते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए तथा उसके कार्य बताइए। वेरी गुड। अब हम सब जानते हैं मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आप जानते हैं यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं। अब इसे हम भूमिका इसके कार्य देखेंगे, ठीक है। हाँ, पाचन में यकृत की भूमिका बताइए। यार जो आप मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक है। यकृत कार्य इस प्रकार है, पित्ररस का श्रवण करना, यानी कि पित्ररस का निर्माण करता है, श्रवण करता है। हेपेरिन नामक प्रतिस्कंदन कारक या रुधिर स्कंदन, रुधिर जमता है, कि महत्वपूर्ण प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है, या आपका यकृत ही करता है, यानी कि यकृत यानी लीवर ही करता है, या श्रवण लीवर ही करता है। विभिन्न माध्यमों की सहायता से मानव शरीर की बसीय तक कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियम, वसा का नियम, उपापचय का नियम भी यही करता है, या कार्बोहाइड्रेट का। पित्त लवण या वर्णकों का उत्सर्जन भी कौन करता है, आपका यकृत ही करता है, ठीक है। वेरी गुड। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम वह किसका पाचन करता है, और वह किसका पाचन करता है लार में, है ना। देखें ये 2019 में क्वेश्चन आया था, देखते हैं लार में, ठीक है। भोजन के पाचन में लार की भूमिका, लार में टाइलिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम, टाइलिन, कहाँ है, ये रहा, ये देखिए आप, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह मंड का आंशिक पाचन करता, पूर्णतः नहीं, आंशिक पाचन करता, किसका, मंड का आंशिक पाचन करता। अर्थात इस एंजाइम की उपस्थिति में मंड शर्करा में बदलता है, जो मंड जो होता है वो शर्करा में कन्वर्टेड हो जाता है। वेरी गुड। आगे चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, 10 में भी आया, 9 में भी आया, 5 में भी आया, ठीक है। कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक हैं, कौन से एंजाइम, अमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत के अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, आंतरीय रस इरेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होते हैं। आप इनमें से जो है ना 2-3 नाम याद कर लीजिए, जिसमें आप एक महत्वपूर्ण याद कर सकते हैं, ट्रिप्सिन, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और एक ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये आप याद कर लीजिए, सब याद ना कर पाओ, ठीक है, क्योंकि आप कम से कम दो तो एंजाइम आप लिख के आओ जब आपसे पूछा जाए, ठीक बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन, सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइम के नाम बताइए, ठीक है। अग्नाशयी रस में आप देखते हैं कौन कौन से हैं। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइम हैं ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ठीक है। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पाचन करता है, और तथा जो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, और ये कहाँ, अग्नाशय में पाए जाते हैं। वेरी गुड। चलते हैं आगे, बहुत अच्छे। ये देखिए आगे स्क्रीन पे क्वेश्चन, हाँ देखते हैं, एक मिनट, ये सर सही है, अब सही है क्वेश्चन, ताकि पूरा दिखे। मुख से लेकर आमाशय तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले एंजाइम के कारणों का उल्लेख कीजिए। मुख से लेकर पाचन क्रिया, मुख से लेकर आमाशय तक के होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले एंजाइमों के कार्य को लिखिए, ठीक है। तो इनके बारे में हम देखते हैं क्या होता है, देखें। ओके, पाचन तंत्र में प्रयुक्त एंजाइम, उनके कार्य। मुख से आप देख सकते हैं क्या है, लार में उपस्थित अमाइलेज, टाइलिन, जो कार्बोहाइड्रेट को पाचन करते हैं, जो लार में उपस्थित होता है अमाइलेज, टाइलिन, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कार्य करता है,
ठीक है। आप दोनों नाम इनके नोट्स बना के आप अच्छी तरह याद करेंगे तो सब याद हो जाएंगे। आप ये 2-3 नाम हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से आप याद करो, क्योंकि 10th के लेवल बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। और एक है अमाशय से, आप देखते हैं अमाशय में है रेनिन, ये दुग्ध या प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। ठीक है, रेनिन जो एंजाइम जो होगा वो आपका किसका, दुग्ध प्रोटीन का, या जिसे बोलते हैं कैसीन का पाचन करता है। और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा का, लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, पाचन की परिभाषा लिखी। बहुत अच्छी बात है कि पाचन क्या होता है। हमने पाचन के बारे में चीज़ देखी। पाचन की भाषा बहुत साधारण रूप से आप देख सकते हैं, जटिल तथा अघुलनशील खाद्य पदार्थों को विभिन्न भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, क्योंकि पाचन में भौतिक और रासायनिक दोनों क्रिया होती हैं। ठीक है, तो विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा घुलनशील तथा अवशोषित योग्य या अवशोषण योग्य बनाना पाचन कहलाता है। ठीक है, जो जटिल और घुलनशील पदार्थ है उसको हम रासायनिक और भौतिक क्रिया के द्वारा, ठीक है, घुलनशील व अवशोषण योग्य बनाना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आपके लिए आपकी डिमांड के अनुसार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास बायोलॉजी के हिंदी मीडियम बच्चों के डिमांड के अनुसार दिए गए हैं। आप इनको बार बार देखें, इनके नोट्स बनाएं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों। ग्लोबल स्टडी विद SK चक, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय।